हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे AI की सहायता से पारुल मैम के द्वारा कराया गया यूपी होम गार्ड की वन लाइनर सीरीज का पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि सरकार संसद की मंजूरी के बिना हमारे टैक्स का एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती? या फिर सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की तरह कैसे काम करता है? बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, आज का हमारा मिशन है भारतीय राज व्यवस्था यानी पॉलिटी के 150 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ऑडियो क्रैश कोर्स। दोस्तों, इसे सिर्फ सवालों की एक लिस्ट मत समझिए। एकदम सही कहा। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये 150 प्रश्न हमारे लोकतंत्र के काम करने का पूरा ऑपरेटिंग मैनुअल है। प्रश्न 1 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। सही उत्तर है संसद के एक साथ संवेद सदन में। अच्छा। हाँ, और इसी से जुड़ा है हमारा प्रश्न 2 कि भारतीय संसद बनती है। सही उत्तर है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। मतलब राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा है। खैर, प्रश्न 3 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। सही उत्तर है 6 माह। बिल्कुल, और इसी जवाबदेही से प्रश्न 4 भी जुड़ा है। संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वो बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। इसका सही उत्तर है 60 दिन या 2 माह। मतलब बिना बताए गायब नहीं रह सकते। सही बात है। अब प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 105। और प्रश्न 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 122। मतलब संसद अपने घर की बॉस खुद है। बिल्कुल। अब प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? सही उत्तर है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन यानी विधानसभा के सदस्यों को। हाँ। प्रश्न 8 है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। सही उत्तर है यदि राज्यसभा इसके लिए प्रस्ताव पारित करे। और प्रश्न 9, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? इसका सही उत्तर है संसद। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। प्रश्न 10 है कि संसद में शून्यकाल का समय है। सही उत्तर है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक यानी 1 घंटा। हाँ, और प्रश्न 11 है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? सही उत्तर है भारत। मुझे तो ये एकदम स्कूल के उस फ्री पीरियड की तरह लगता है जहां कोई भी मुद्दा बिना पूर्व सूचना के अचानक उठाया जा सकता है। ये एकदम सटीक एनालॉजी है। चलिए प्रश्न 12 देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 13, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। सही उत्तर है दहेज प्रतिषेध विधेयक के संबंध में। अच्छा, और प्रश्न 14, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? सही उत्तर है साधारण विधेयक। बिल्कुल। प्रश्न 15 है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? सही उत्तर है संसद के दोनों में से किसी भी एक पटल पर। लेकिन अब बात करते हैं पैसों की। प्रश्न 16, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? इसका सही उत्तर है संसद, अनुच्छेद 266 के तहत। आकस्मिकता निधि से संबंधित है। सही उत्तर है अनुच्छेद 267 का भाग 1। प्रश्न 18 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 110 और इसके विशेष प्रावधान अनुच्छेद 109 में है। प्रश्न 19, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। हाँ, और प्रश्न 20 है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? सही उत्तर है केवल लोकसभा में। प्रश्न 21 देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 112। प्रश्न 22 है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो? सही उत्तर है प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद सहित त्यागपत्र पेश करता है। मतलब सरकार गिर जाती है। प्रश्न 23, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है?
सही उत्तर है संसदीय समितियों के माध्यम से। बिल्कुल। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? सही उत्तर है प्राक्कलन समिति। प्रश्न 25, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? सही उत्तर है 15 सदस्य। कुल 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। प्रश्न 26 है, भारतीय संसद की लोकलेखा समिति समीक्षा करती है। सही उत्तर है CAG की रिपोर्ट की। प्रश्न 27, लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को। और प्रश्न 28, भारतीय संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? सही उत्तर है प्राक्कलन समिति। इस खंड का आखिरी प्रश्न 30, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। सही उत्तर है लोकलेखा समिति। तो दोस्तों, कानून बनाने वालों से हटकर अब हम संविधान के रक्षकों की बात करेंगे। प्रश्न 31 है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? सही उत्तर है 28 जनवरी 1950। हाँ। प्रश्न 32, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? सही उत्तर है संसद। प्रश्न 33, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है। सही उत्तर है 34, जिसमें 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रश्न 34, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? सही उत्तर है 10 वर्ष। बिल्कुल। प्रश्न 35, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 36, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। सही उत्तर है राष्ट्रपति को। और प्रश्न 37, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? सही उत्तर है संसद के प्रस्ताव द्वारा, जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। प्रश्न 38, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है। सही उत्तर है 65 वर्ष। प्रश्न 39, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? सही उत्तर है किसी भी न्यायालय में नहीं। प्रश्न 40, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 41, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ यानी एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब? सही उत्तर है जब न्यायालय का कोरम पूरा न हो। प्रश्न 42, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर है 5 न्यायाधीश। अच्छा। प्रश्न 43, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रश्न 44 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि? सही उत्तर है इसकी सभी कार्यवाहियों और निर्णयों को लिखित रूप में साक्ष्य के रूप में रखा जाता है। प्रश्न 45, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। बिल्कुल। अब प्रश्न 46, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? सही उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। यहाँ एक दिलचस्प बात है, मूल ढांचा सिद्धांत को ऐसे समझिए जैसे सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर है जो ये सुनिश्चित करता है कि संसद खेल के मूल नियमों को ही न बदल दे। बहुत खूब। प्रश्न 47, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? सही उत्तर है गोलकनाथ वाद 1967 में, जिसमें 11 न्यायाधीश थे। प्रश्न 48, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 137। प्रश्न 49, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न 50,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 32। उच्च न्यायालय के लिए यह अनुच्छेद 226 है। प्रश्न 51। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न 52। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? सही उत्तर है संसद। बिल्कुल। प्रश्न 53। जनहित याचिका यानी PIL कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है? सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। प्रश्न 54। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? सही उत्तर है USA। अब राज्यों की अदालतों पर आते हैं। प्रश्न 55। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 56। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 222। प्रश्न 57। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? सही उत्तर है केवल उच्च न्यायालय में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न 58। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है? सही उत्तर है भारत की संचित निधि से। हाँ, और यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए है ताकि राज्य सरकार उन पर दबाव न डाल सके। बिल्कुल सही। प्रश्न 59। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है? सही उत्तर है 62 वर्ष। और प्रश्न 61। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति को। अब केंद्र के ढांचे से राज्य के ढांचे की ओर मुड़ते हैं। प्रश्न 61। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? सही उत्तर है राज्यपाल। तो आखिर इसका क्या मतलब है? राज्यपाल राज्य और केंद्र के बीच एक महत्वपूर्ण पुल की तरह है। खैर, प्रश्न 62। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 63। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? सही उत्तर है अनुच्छेद 155। प्रश्न 64। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 157। प्रश्न 65। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? सही उत्तर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न 66। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। अच्छा, प्रश्न 67। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते होंगे। सही उत्तर है राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में बांटा जाएगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। प्रश्न 68। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? सही उत्तर है कोई समय सीमा नहीं। प्रश्न 69। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 200। बिल्कुल। प्रश्न 70। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? सही उत्तर है अनुच्छेद 213। प्रश्न 71। भारत में राज्य विधानपालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? सही उत्तर है विधान परिषद। प्रश्न 72। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 171। प्रश्न 73। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? सही उत्तर है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर संसद द्वारा साधारण बहुमत से कानून बनाकर। प्रश्न 74। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? सही उत्तर है विधान परिषद। प्रश्न 75। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत
विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? सही उत्तर है अनुच्छेद 169। प्रश्न 76। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? सही उत्तर है न्यूनतम 60 और अधिकतम 500। प्रश्न 77। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है? सही उत्तर है भारत का निर्वाचन आयोग। प्रश्न 78। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? सही उत्तर है राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से। प्रश्न 79। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है? सही उत्तर है नई विधानसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक। प्रश्न 80। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? सही उत्तर है राज्यपाल। प्रश्न 81। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है? सही उत्तर है राज्य विधानमंडल द्वारा। प्रश्न 82। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? सही उत्तर है अधिकतम 4 माह, मतलब प्रथम बार में 3 माह और दूसरी बार में 1 माह। बिल्कुल। प्रश्न 83। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? सही उत्तर है केवल विधानसभा में। प्रश्न 84। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 164 भाग 1। प्रश्न 85। निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है? सही उत्तर है 91वां संशोधन 2003। संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी। हाँ, इसने जंबो कैबिनेट की प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सही कहा। प्रश्न 86। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? सही उत्तर है 6 माह। प्रश्न 87। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? सही उत्तर है विधानसभा के प्रति। और प्रश्न 88। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 167। सामान्य शासन से हटकर अब हम उन परिस्थितियों की बात करेंगे जब देश में संकट हो या चुनाव का समय हो। प्रश्न 89। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? सही उत्तर है 3 प्रकार के, अनुच्छेद 352, 356 और 360। बिल्कुल। प्रश्न 99। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? सही उत्तर है अनुच्छेद 355। प्रश्न 91। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है? सही उत्तर है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का। प्रश्न 92। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? सही उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर। प्रश्न 93। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? सही उत्तर है अनुच्छेद 352। प्रश्न 94। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? सही उत्तर है 1 माह। प्रश्न 95। निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? सही उत्तर है अनुच्छेद 359। प्रश्न 96। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि? सही उत्तर है एक बार में 1 वर्ष के लिए संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अच्छा। प्रश्न 97। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? सही उत्तर है राज्यपाल की सलाह पर अनुच्छेद 356 के तहत। प्रश्न 98। राष्ट्रीय शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? सही उत्तर है 3 वर्ष के लिए। और प्रश्न 99। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? सही उत्तर है कभी नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दिखती है। खैर, प्रश्न 100।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 280। प्रश्न 101 निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? सही उत्तर है वित्त आयोग। प्रश्न 102 वित्त आयोग का गठन किया जाता है? सही उत्तर है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। प्रश्न 103 वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और? सही उत्तर है 4 अन्य सदस्य। प्रश्न 104 निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 105 योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। प्रश्न 106 योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 15 मार्च 1950। प्रश्न 107 नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है प्रधानमंत्री। और प्रश्न 108 नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है अरविंद पंडरिया। अब चुनाव पर आते हैं। प्रश्न 109 भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 324। प्रश्न 110 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न 111 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि क्या है? सही उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। प्रश्न 112 मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह संसद द्वारा। हाँ, और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता इतनी जरूरी क्यों है? इसे महाभियोग जितना कठिन इसीलिए बनाया गया है ताकि लोकतंत्र का वॉचडॉग निडर होकर काम कर सके। एकदम सही। प्रश्न 113 निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है? सही उत्तर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न 114 सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श से। प्रश्न 115 भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है? सही उत्तर है विधिक यानी कानूनी अधिकार। प्रश्न 116 नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? सही उत्तर है 1989 के आम चुनाव में। प्रश्न 117 केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। सही उत्तर है 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। और प्रश्न 118 संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? सही उत्तर है अनुच्छेद 326। अब हम एपिसोड के अंतिम मुख्य भाग में आ गए हैं विद्यार्थियों। प्रश्न 119 निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? सही उत्तर है संविधान संशोधन विधेयक। प्रश्न 120 भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 368। प्रश्न 121 उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब? सही उत्तर है विधेयक समाप्त हो जाएगा। प्रश्न 122 संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानांतरण करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? सही उत्तर है 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। प्रश्न 123 भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया? सही उत्तर है 1951 में। प्रश्न 124 भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? सही उत्तर है 9वीं अनुसूची। प्रश्न 125 निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? सही उत्तर है 52वें संशोधन 1985 द्वारा। हाँ, इस कानून ने आयाराम गयाराम की राजनीति पर बहुत हद तक रोक लगाई। बिल्कुल। प्रश्न 126 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? सही उत्तर है 2010 से। प्रश्न 127 किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है? सही उत्तर है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। प्रश्न 128
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? सही उत्तर है 79वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। प्रश्न 129, किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा और विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा? सही उत्तर है 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। प्रश्न 130, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? सही उत्तर है 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा। प्रश्न 131, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 345। प्रश्न 132, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? सही उत्तर है संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। प्रश्न 133, 71वें संशोधन 1992 से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं? सही उत्तर है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। प्रश्न 134, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। प्रश्न 135, पंचायती राज किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? सही उत्तर है 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। प्रश्न 136, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब 73वें और 74वें संशोधन पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध किए गए? सही उत्तर है पीवी नरसिंह राव। प्रश्न 137, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? सही उत्तर है अनुच्छेद 243G। प्रश्न 138, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित हैं? सही उत्तर है 11वीं अनुसूची। 73वें और 74वें संशोधन ने तो सच में सत्ता को गांव की चौपाल तक पहुंचा दिया ना? बिल्कुल, एकदम सही कहा। खैर, प्रश्न 139, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? सही उत्तर है 6 माह के भीतर। प्रश्न 140, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सही उत्तर है राज्य सरकार द्वारा। प्रश्न 141, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? सही उत्तर है राज्य सूची में। प्रश्न 142, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न 143, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 24 अप्रैल को। प्रश्न 144, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 243D। प्रश्न 145, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? सही उत्तर है राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। प्रश्न 146, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? सही उत्तर है राज्य निर्वाचन आयोग। प्रश्न 147, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? सही उत्तर है संबंधित राज्य का राज्यपाल। प्रश्न 148, किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरपालिकाओं को संवैधानिक प्रस्थिति दी गई है? सही उत्तर है 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। प्रश्न 149, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 243I। और दोस्तों, आज का हमारा अंतिम प्रश्न 150, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही उत्तर है 5 वर्ष। कमाल है, हमने पूरे 150 प्रश्नों का सफर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हाँ, ये सीरीज परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सच में एक बेहतरीन टूल है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जिसका उत्तर उन्हें स्वयं खोजना है और कमेंट करना है। तो प्रश्न 151 है, साधारण विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
संसदीय प्रक्रिया में भाग लेने की तरह यहाँ आपकी भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। सीखते रहें।